बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट हम BSN 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट PHN को कवर कर रहे थे, उसको पढ़ रहे थे एक एक चैप्टर करके। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है नर्सिंग केयर एस्पेक्ट फॉर हाई रिस्क न्यूबॉर्न्स। यानी जब न्यूबॉर्न में हमारे पास कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, वो प्रॉब्लम जो जिसका हमारे पास रिस्क बहुत ज़्यादा हो कि ये न्यूबॉर्न को लग सकती है, तो नर्स ने उसका ख्याल किस तरह रखना है, उसकी मैनेजमेंट किस तरह रखनी है, उस न्यूबॉर्न को उस रिस्क से या उस इंजरी से किस तरह बचाना है। तो आज हम जिस यूनिट को कवर करेंगे तो वो हमारे पास है नर्सिंग केयर एस्पेक्ट फॉर हाई रिस्क न्यूबॉर्न्स। इसमें हम सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। तो ले स्टूडेंट चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे आता है हमारे पास बर्थ इंजरीज। बर्थ इंजरीज हमारे पास क्या है, तो पहले डिफिनीशन को देखते हैं। बर्थ इंजरीज, द टर्म बर्थ इंजरी इज यूज्ड टू डिनोट avoidable and unavoidable mechanical hypoxic ischemic injuries affecting the infant during delivery। Students, ये बर्थ इंजरी क्या है, तो बर्थ इंजरी हमारे पास जो है वो अवॉइडेबल और नॉन और अनअवॉइडेबल मैकेनिकल हाइपोक्सिक और इस्कीमिक इंजरी जो हो वो इन्फेंट को जो है वो डिलीवरी के दौरान जो है वो उसको इफ़ेक्ट करती है, उसको मुतासिर करती है, तो उसे हम कहते हैं बर्थ इंजरीज। तो इसका मतलब क्या हुआ, अवॉइडेबल वो यानी जिसे हम अवॉइड कर सकते हैं, यानी वो इंजरीज जिससे हम न्यूबॉर्न्स को या इन्फेंट को जो है वो बचा सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे अवॉइडेबल। और अनअवॉइडेबल वो चीज़ें हैं जिसे हम चाह कर भी उस न्यूबॉर्न को उससे बचा नहीं सकते, तो हमारे पास ये हो गया अवॉइडेबल। हाइपोक्सिक मतलब जो हमारे पास जो यूट्रस में बेबी जो है वो ऑक्सीजन को इनफ ऑक्सीजन को रिसीव नहीं कर रहा, और इस्कीमिक इंजरी मतलब ब्लड सप्लाई उसकी बहुत ज़्यादा कम है। तो यानी ऐसी चीज़ें यानी ऐसे खतरात जिसकी वजह से जिसको हम अवॉइड यानी वो चीज़ें जो अवॉइडेबल हो, यानी एक अनस्किलफुल बंदा हो और वो जो है वो डिलीवरी करने जा रहा है किसी किसी बच्चे की, तो उसको अगर कुछ नहीं आता तो हम उसे रोक सकते हैं, उस बच्चे को उस इन्फेंट को उस इंजरी से बचा सकते हैं। इसके अलावा अनअवॉइडेबल यानी वो चीज़ें जिसमें एक पर्सन जो है वो स्किलफुल हो, उसके पास स्किल हो, उसके पास एक्सपीरियंस हो, लेकिन अगर उसको दौरान कोई और जो है वो उसके दौरान कोई और प्रॉब्लम आ जाए तो उसे हम बचा नहीं सकेंगे उन इन्फेंट को, तो इसे कहते हैं अनअवॉइडेबल। तो जब ये सारी चीज़ें हमारे पास इन्फेंट को जो है डिलीवरी के दौरान मुतासिर करती है तो इसे हम कहते हैं बर्थ इंजरीज। फिर कहते हैं कि बर्थ इंजरीज में रिजल्ट फ्रॉम inappropriate or deficient medical skill or attention. They may occur despite skill and competent obstetric cares। अच्छा, अब बर्थ इंजरी जो है वो किस वजह से होती है, तो वो या तो अनस्किलफुल बंदा हो गया यानी उसके पास स्किल्स की कमी होगी, एक्सपीरियंस की कमी होगी, उसके पास जो है वो कोई फुल मेडिकल इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं होगी, तो उसकी वजह से बर्थ इंजरीज हो सकती है। इसके अलावा ये जो है स्किलफुल पीपल भी हो सकते हैं, यानी कॉम्पिटेंट मतलब जो स्किलफुल पीपल भी हो सकते हैं, तो उससे भी जो है हमारे पास बर्थ इंजरीज हो सकती है। यानी वो उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होंगी जिससे वो इन्फेंट को बचा नहीं सकेगा, तो बर्थ इंजरीज इसकी वजह से भी जो है वो हमारे पास हो सकती है। फिर आते हैं हमारे पास बर्थ इंजरीज, तो किस किस तरह की होती है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, तो उसमें हमारे पास आता है एब्रेशन, ब्रूसिंग, पेट नेक्रोसिस एंड लेसरेशन। तो स्टूडेंट अब ये हम जो है आगे डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं जो है वो थोड़ी बहुत इस इंफॉर्मेशन इसका शेयर कर देती हूँ कि एब्रेशन हमारे पास क्या है। तो जब सुपरफिशियल ब्रेक डाउन हो जाती है टिश्यूज़ की कंटिन्यूटी के साथ और उसमें हमारे पास मिनिमल ब्लीडिंग होती है, यानी एब्रेशन में हमारे पास मिनिमल ब्लीडिंग होती है, तो ये क्या है, ये हमारे पास है एब्रेशन। और ये हमारे पास किसकी वजह से होता है, वैक्यूम पोर्स की वजह से, वैक्यूम प्रेशर की वजह से, इसके अलावा पोर्स से प्रेशर की वजह से ये हमारे पास होता है एब्रेशन। फिर ब्रूसिस है, तो स्टूडेंट ब्रूसिस जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इक्कीमोसिस है, यानी ब्लैक टू डार्क ब्लूइश डिस्कलरेशन होगी, किस चीज़ की वजह से, यूट्रस प्रेशर की वजह से हमारे पास होगी। फिर आते हैं पेट नेक्रोसिस, तो ये हमारे पास जो ये पेट है ये हमारे पास हम जानते हैं स्टूडेंट कि ये लेस वस्कुलर होते हैं, तो ये हमारे पास हाइपोक्सिक जो है वो जब इस्कीमिया हो जाता है या हाइपोक्सिया हो जाता है तो सबसे पहले जो हमारे पास पेट है वो मुतासर होते हैं, पेट जो है वो डाई होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो
पेट की नेक्रोसिस है वो स्टार्ट हो जाते हैं। और लेसरेशन जो है वो हमारे पास कट लग जाती है, यानी जिस्म में, बॉडी में, आर्म पर, पूरी फीट पर, किसी भी जगह पर जब हमारे पास कट लग जाती है, उसे ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं लेसरेशन। फिर आता है हमारे पास एक्स्ट्रा क्रेनियल ब्लीडिंग। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक है एक्स्ट्रा क्रेनियल ब्लीडिंग और दूसरा हमारे पास है इंट्रा क्रेनियल ब्लीडिंग। तो एक्स्ट्रा क्रेनियल ब्लीडिंग है वो हमारे पास आउटसाइड ड्यूरामीटर जो होते हैं वो हमारे पास क्या होंगे, वो होंगे एक्स्ट्रा क्रेनियल ब्लीडिंग्स। और जो इंट्राक्रेनियल है वो हमारे पास क्या होंगे स्टूडेंट, वो हमारे पास इनसाइड ड्यूरामीटर में हमारे पास होंगे। तो एक्स्ट्रा क्रेनियल में हमारे पास आता है कपर्ट सुकेडेनियम से सेपाल हेमाटोमा और सब गिलियल्स हेमाटोमा। और इंट्राक्रेनियल में हमारे पास आता है सब आर्केनॉइड्स, एपिड्यूरल, सब ड्यूरल्स एंड सेरेब्रल। तो हमारे पास स्टूडेंट जो ये केपर्ट सुकेडेनियम है ये क्या है, तो ये हमारे पास जो है ये ऐसी इंजरी है या ऐसी ब्लीडिंग है जो पेरिस्टियम के ऊपर होगी और स्कल के नीचे होगी। और हमारे पास जो ये सेकंड वाला है सेपल हेमाटोमा, तो ये हमारे पास पेरिस्टियम के नीचे होगा और बोन के ऊपर होगा। स्टूडेंट हम ये आगे जाकर डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन ये मैं आपको सिर्फ इसके पॉइंट्स बता रही हूँ कि जो सेपल हेमाटोमा है वो हमारे पास पेरिस्टियम के नीचे होगा और बोन के ऊपर हमारे पास ये होगा। और ये सब गिलियल्स हेमाटोमा जो है ये हमारे पास क्या होगा कि ये बोन के नीचे होगा और जो हमारे पास ड्यूरामीटर है उसके ऊपर ये ब्लीडिंग जो है ये प्रेजेंट होगी, तो हम उसे कहेंगे सब गिलियल्स हेमाटोमा। फिर आते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग है, तो ये आपको समझ में आ रही होंगी कि सब आर्केनॉइड्स मीन एफिड्यूरल का मतलब ड्यूरामीटर है जो इसके ऊपर, सब ड्यूरल का मतलब है कि ड्यूरल के नीचे, और सेरेब्रल जो है हमारे पास ब्रेन की ब्लीडिंग है। फिर आते हैं नर्व इंजरीज की तरफ, तो ये हमारे पास क्या होंगे फेशियल एंड सेरेब्रल एंड सर्विकल्स नर्व रूट, यानी वो हमारे पास ये नर्व इंजरीज जो फेशियल में होंगी यानी फेस के जो नर्व है और सर्विकल के नर्व है वहाँ पर उसके रूट में कोई ना कोई मसला होगा। हॉर्नर सिंड्रोम, तो स्टूडेंट ये हॉर्नर सिंड्रोम जो है हमारे पास इसे पार्शल टोसिस भी कहते हैं, यानी ड्रूपिंग ऑफ द आई, जिसमें प्यूपल जो है वो कंट्रैक्ट हो जाता है, फेशियल जो है वो एनहाइड्रोसिस उसकी हो जाती है, सिंपैथेटिक सप्लाई जो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हॉर्नर सिंड्रोम। फिर आते हैं रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, यानी लेरेंजियल नर्व जो है वो उसकी रिकरेंट इंजरी जो है वो होती रहती है। फ्रैक्चर आता है तो इसमें क्लेविकल फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर जो है ये बर्थ इंजरीज के दौरान, यानी जब बेबी की डिलीवरी होती है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो हिस्सा जिससे बहुत सारे बेबीज़ या इन्फेंट जो है मुतासर होते हैं, तो वो हमारे पास कौन सा है, क्लेविकल, यानी मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर जो है वो क्लेविकल है। फिर आते हैं ह्यूमेरस, फीमर और स्कल, तो इसकी फ्रैक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। डिसलोकेशन, तो हमारे पास हिप और शोल्डर की डिसलोकेशन जो है वो कॉमन है। टोटिकोलियस, तो ये हमारे पास स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड इंजरी है, यानी ये जो नेक है इसमें ट्विस्ट आ जाती है और ये एक साइड पर जो है वो मुड़ जाती है और इसमें स्वेलिंग और स्टिफनेस आ जाती है, तो उसे हम कहते हैं टोटिकोलिस। जो हमारे पास क्या होता है, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड इंजरीज होती है जिसमें एक नेक जो है वो ट्विस्ट हो जाता है, यानी एक साइड पर जो है वो टर्न टू वन साइड, यानी एक साइड पर वो चला जाता है और उसमें स्वेलिंग आ जाती है। इसके अलावा वो उसमें स्टिफनेस जो है वो काज हो जाती है। फिर आता है हमारे पास पेक्टर्स की तरफ, तो पेक्टर्स में हमारे पास फर्स्ट वन जो आता है वो है हमारे पास वो है प्रीमिग्रेविडा मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी जो है वो होती है, तो इसमें भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। मदर को जो है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन की मालूमात की जो है वो कमी हो सकती है, वो नहीं समझ सकती कि यानी उसे प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई होती है, इसकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। फिर आते हैं हमारे पास सेफालोपेल्विक का डिस्प्रोपोर्शन, यानी जो हमारे पास जो बेबी का जो सर है सेफेलिक है और जो मदर के जो पेल्विक रीजन है उसकी डिस्प्रोपोर्शन हो जाती है। कभी कभार बच्चे का सर जो है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है जिसकी वजह से वो पेल्विक रीजन में पास आउट नहीं होता। मोस्टली हमारे पास जो डायबिटिक मदर होती है उसमें जब उसकी जब डिलीवरी होती है बेबी की, तो वहाँ पर जो डायबिटिक मदर होती है, डायबिटिक मदर की वजह से बच्चे का हेड जो है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो वहाँ पर जो है उसे पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन आ जाती है। फिर आता है स्मॉल मैटरनल सचर्स, यानी मदर का जो कद है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसकी वजह
से भी हमारे पास जो है वो बर्थ इंजरीज हो सकती है। मैटरनल पेल्विक एनोमलीज, मतलब जो मदर का पेल्विक रीजन है वहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि यूट्राइन फिब्रोइड्स, प्रोलॉन्ग्ड और रैपिड लेबर्स है, जिस यानी बहुत ज़्यादा जल्दी डिलीवरी का होना या बहुत ज़्यादा डिले हो जाना डिलीवरी का, इसकी वजह से भी हमारे पास बर्थ जो है वो इंजरीज आ सकती है। अरेस्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ प्रेजेंटिंग पेटल पार्ट्स, यानी हाफ जो पेटल है वो बाहर आ चुका होता है और हाफ पार्ट जो है वो अंदर रह जाता है, इसकी वजह से भी ये कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। फिर आते हैं हमारे पास ओलिगोहाइड्रोमानियोस, तो ये हमारे पास क्या है कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो यूट्राइन में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाते हैं, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है हमारे पास। क्यों? क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड जब हमारे पास बैलेंस लेवल में होगा तो वो क्या करेगा, यानी अगर ज़्यादा होगा, अगर नॉर्मल होगा तो हमारे पास मस्कुलोस्केलेटल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो जब वो हमारे पास नहीं होगा, एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो फुल नहीं होगा, यानी वो डिक्रीज़ होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। रिससिटेशन विद CPR, यानी जब हम CPR दे रहे होते हैं इन्फेंट को, बच्चे को न्यू बॉर्न जो है वो जब हो जाता है, तो उसमें CPR के दौरान भी बच्चे को कुछ ना कुछ जो बोन से अक्सर वो टूट जाती है या कोई ना कोई प्रॉब्लम उसमें जो है वो पैदा हो जाती है। एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन, तो वो जब मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड जो डिलीवरी है, जो प्रेजेंटेशन वो हमारे पास ब्रीच है या हमारे पास जो पेस पहले आ जाता है, तो वो भी उसमें भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। यूज़ ऑफ फोर्सिव और वैक्यूम एक्सट्रैक्शंस, यानी जब हम वैक्यूम एक्सट्रैक्शन को यूज़ करते हैं या फोर्सिव को यूज़ करते हैं तो उससे भी बेबी को जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, उससे बर्थ इंजरीज का खतरा हो सकता है। वेरी लो बर्थ वेट इन्फेंट और एक्सट्रीम प्रीमेच्योरी, यानी वो बच्चे जो पैदाइश से 36 वीक से पहले जो है वो पैदा हो जाते हैं, तो उससे उसके लिए भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, बर्थ इंजरीज का शिकार वो आसानी के साथ हो सकते हैं। मैक्रोसोमिया, मैक्रोसोमिया किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? जब हमारे पास बच्चा जो है वो एवरेज उसकी जो वेट है वो उससे ज़्यादा हो या उसके जो साइज़ है वो ज़्यादा हो नॉर्मल से, तो इसे हम कहते हैं मैक्रोसोमिया। लार्ज पीटल हेड, यानी पीटल का जो हेड है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, ये हमारे पास डायबिटिक मदर की वजह से भी हो सकता है। फीटल एनोमलीज, यानी बच्चे में कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो होती है। फीटल्स न्यूरोमस्कुलर डिजीज़, उसके मस्कुलर्स डिफिकल्ट यानी न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ की वजह से जो है वो हमारे पास पीटल को जो है बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। इसके अलावा लास्ट वन जो हमारे पास है वो है डिस्टोशिया। डिस्टोशिया का मतलब क्या है कि डिफ़िकल्टी इन डिलीवरी, वो बहुत सारी टाइप्स उसके हैं। शोल्डर डिस्टोशिया भी हो सकते हैं, हिप डिस्टोशिया भी हो सकते हैं। तो जो हमारे पास डिफ़िकल्टी होती है ड्यूरिंग डिलीवरी तो उसे हम कहते हैं। फिर हमारे पास आता है इंसिडेंट, तो ये हमारे पास कितने बच्चों में होगा? तो थाउजेंड्स में हमारे पास 2 to 7 जो है वो बर्थ ऐसे होते हैं जो बर्थ इंजरीज का जो है वो शिकार हो जाते हैं। फिर आते हैं हमारे पास एरिथीमा, एब्रेशन एंड इक्कीमोसिस, वही जो हमने पढ़ा था सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी में, अब हम वही दोबारा पढ़ेंगे। All patients or scalps soft tissues may be seen after forceps और vacuum assisted deliveries। अच्छा, स्टूडेंट कहते हैं कि जो हमारे पास जो सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी है स्पेशली फेशियल या स्कल्प में, तो वो किसकी वजह से होती है? वो हमारे पास फोर्सेप की वजह से होती है या वैक्यूम डिलीवरीज की वजह से। वो डिलीवरीज जो हमारे पास वैक्यूम एक्सट्रैक्शन से हो जाती है या फोर्सेप की मदद से हो जाती है, तो उसमें हमारे पास जो चेहरे और जो स्कल्प है वहाँ पर जो सॉफ्ट टिश्यूज है वो इंजर्स हो जाती है। ये माने हमारे पास दियर लोकेशन डिपेंड अपॉन ऑन द एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। अच्छा, और अब उसकी लोकेशन किस चीज़ पर डिपेंड करता है? वो हमारे पास फोर्सेप पर डिपेंड करता है, यानी हमने फोर्सेप जो है वो किस एरिया पर यूज़ किया था, किस एरिया पर इस्तेमाल किया था। तो जाहिर सी बात है जब हम फॉर एग्जांपल अगर उसने फोर्सेप का जो प्रेशर है वो अप्लाई किया था शोल्डर पर, तो शोल्डर पर जो है वहाँ पर जो हमारे पास जो है वो इंजरीज हो सकती है। अगर वो उसे पेशल पर अप्लाई करेंगे तो पेशल इंजरी हमारे पास हो सकती है। सब कंजेनिटल्स, रेटिनल्स, हेमोरेज एंड फटीग ऑफ द स्किन ऑफ द हेड एंड नेक। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या कहते हैं कि हमारे पास जो
सब कंजक्टिवाइल या रेटिनल हेमोरेज है या पिटीग है, वो हमारे पास क्या होगी, वो नेक और हेड रीजन में जो है वो होगी। तो स्टूडेंट जब ये फोर्स से अप्लाई करते हैं, प्रेशर फोर्स से फॉलो प्रेशर अप्लाई या वैक्यूम प्रेशर जो है वो अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जब वो हेड पर अप्लाई या नेक पर अप्लाई करते हैं तो आइज़ जो है वो मोर सेंसिटिव एरिया है, तो वहाँ पर जो कंजक्टिवा है उसके नीचे जो हमारे पास ब्लड वेसल्स है वो रेप्चर हो जाती है, या हमारे पास जो रेटिना है वो इंजर हो जाती है, जिसकी वजह से हेमोरेज, रेटिनल हेमोरेज हो जाता है या फिटीग हमारे पास जो है वो हो जाती है। तो ये कहते हैं कि जब हेड और नेक रीजन पर हमारे पास वैक्यूम प्रेशर अप्लाई होते हैं या फोर्स अप्लाई होते हैं, तो इसकी वजह से मोस्ट कॉमन एरिया जो है वो हमारे पास सब कंजक्टिवल है, रेटिनल है और पिटीग वहाँ पर जो है वो हमारे पास लाजमी होंगी। फिर आते हैं हमारे पास ऑल आर सेकेंडरी टू अ सडन इंक्रीज इन इंट्राथोरेसिक प्रेशर ड्यूरिंग पैसेज ऑफ द चेस्ट थ्रू बर्थ कैनाल। अच्छा, अब हमें ये कहा जाता है कि हमारे पास जो क्या चीज़ें होती है, जो बर्थ में हमारे पास जो प्रेशर अप्लाई होता है इंट्राथोरेसिक प्रेशर, तो उसकी वजह से भी हमारे पास जो एबनॉर्मेलिटीज़ है या इंजरीज है वो हमारे पास चेस्ट की जो है वो हो सकती है, जब हमारे पास चेस्ट जो है वो बर्थ कैनाल से पास आउट होता है। पेरेंट्स शुड बी एश्योर्ड दैट दे आर टेम्परेरी एंड द रिजल्ट ऑफ नॉर्मल हैजर्ड्स ऑफ डिलीवरी। अच्छा, अब जितने भी हमारे पास ऊपर जो है वो सब कंजक्टिवल या रेटिनल हेमोरेज, ये हमारे पास पिटीग है, पिटीग का मतलब पर्पल डिस्कलरेशन ब्लीडिंग की वजह से होती है, तो ये हमारे पास कॉमन है। हमें पेरेंट्स को ये समझाना चाहिए, उसे ये एश्योर मतलब उसे एतबार में लेना चाहिए कि ये हमारे पास टेम्प्रेरी होती है और वक्त के साथ जो है ये हमारे पास ख़त्म हो जाती है, और ये चीज़ें जो है वो डिलीवरी की मतलब छोटी छोटी यानी बेसिक या नॉर्मल हैजर्ड है, खतरात है, तो ये हो सकते हैं हमारे पास। फिर आता है मोल्डिंग। तो स्टूडेंट मोल्डिंग क्या है? मोल्डिंग हमारे पास जो है ये क्या है, ये molding of the head and overriding of the parietal bones are frequently associated with the caput succedaneums and become more evident after the caput has recorded but disappears during the first week of life। अच्छा, मोल्डिंग जो है ये हमारे पास एबनॉर्मल शेप होती है, एबनॉर्मल फ्यूजन होती है सर्चर्स की। तो कहते हैं कि जब हमारे पास हेड की मोल्डिंग हो जाती है या ओवर राइडिंग हो जाती है जो हमारे पास पैराइटल बोन है, तो ये किस चीज़ की वजह से होती है? हमारे पास कैपट सुक्सेडेनियम की वजह से होता है। और ये जब कैपट सुक्सेडेनियम जो है ये रिसीडेड हो जाता है यानी कम हो जाता है और डिसअपेयर हो जाता है फर्स्ट वीक में, लेकिन इसके बाद ये जो मोल्डिंग है ये मोस्ट एविडेंट हो जाता है हमारे पास। जब कैपट है वो हमारे पास रिसीड हो जाता है, कम हो जाता है, तो ये मोर एविडेंट हो जाता है। रियली हीमोरेजिक कैपट में रिजल्ट इन शॉक एंड रिक्वायर्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अच्छा, अब हमारे पास जो हेमोरेजिक शॉक हेमोरेजिक कैपट है, इसकी वजह जो है वो क्या हो सकती है, वो उसकी वजह से हमारे पास शॉक भी हो सकती है, और शॉक की वजह से हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो उस बच्चे को जो है ब्लड ट्रांसफ्यूज भी कर देते हैं, उसको रिक्वायर्ड होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमारे पास, इतनी सीवियर जो है वो हो जाती है। फिर आता है कैपट सुक्सेडेनियम। तो कैपट सुक्सेडेनियम हमारे पास क्या, ये एकिमोटिक है, एडिमेटियस स्वेलिंग ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ द स्कल। अच्छा, ये हमारे पास जो है एकिमोटिक है, इसमें स्वेलिंग हमारे पास जो होती है किस चीज़ की, सॉफ्ट टिश्यूज़ की, और वो सॉफ्ट टिश्यूज़ किस चीज़ की होगी, वो स्कल्प की जो सॉफ्ट टिश्यूज़ में हमारे पास स्वेलिंग आ जाती है, तो ये हमारे पास क्या कैपट सुक्सेडेनियम, और ये हमारे पास पीरियोस्टियम्स के अबाव होता है। इट में एक्सटेंडेड अक्रॉस द मिड लाइन एंड अक्रॉस सर्चर लाइंस। स्टूडेंट ये हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, जब हमारे पास कैपट सुक्सेडेनियम आया था तो वहाँ पर भी हमने पढ़ा था कि ये जो कैपट सुक्सेडेनियम है ये हमारे पास सर्चर लाइंस को जो है क्रॉस करता है, ये मिड लाइन और सर्चर लाइन दोनों को हमारे पास जो है वो क्रॉस कर लेता है। एडेमा डिसअपेयर विद इन फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ लाइफ, और जो हमारे पास एडेमा है, स्वेलिंग है, वो हमारे पास ख़त्म हो जाती है जब न्यूबॉर्न के जो है वो कुछ दिन हो जाते हैं यहाँ इस दुनिया में आने के बाद। फिर आता है कैपट सुक्सेडेनियम के बारे में जो है वो जारी है कि एनालॉग स्वेलिंग हो जाते हैं, डिसकलरेशन एंड डिस्टोर्शन ऑफ द फेस आर सीन इन फेस रिप्रेजेंटेशन। हमारे पास जो सिमिलर स्वेलिंग होती है और इसके अलावा जो डिस्टोर्शन मतलब जो नेचुरल शेप होती है एक हेड का एक फेस का, तो हमारे पास डिस्टर्ब होते हैं प्रेजेंटेशन के दौरान, हम उसे देख सकते हैं फेस प्रेजेंटेशन के दौरान। नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इज नीडेड बट इफ देयर आर एक्सटेंसिव इक्मोसिस फोटोथेरेपी फॉर
हाइपरबिलिरुबिनीमिया में भी इंडिकेटेड। अच्छा स्टूडेंट, कहते हैं कि हमारे पास जो कैपेटोसुकेडिनियम है इसके लिए कोई खास थेरेपी नहीं है, लेकिन जब हमारे पास इक्कीमोसिस जो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इक्कीमोसिस जो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसके लिए हम फोटोथेरेपी यानी उस बच्चे को जो है वो लाइट थेरेपी देते हैं, जिस पर लाइट डायरेक्ट जो है वो लाइट पड़ती है बच्चे पर, जिसकी वजह से वो ठीक हो जाता है। और किस लिए हम फोटोथेरेपी दे, हाइपरबिलिरुबिनीमिया की वजह से, यानी ब्लड वेसल्स जो है वो स्टूडेंट हमारे पास रेप्चर हो जाते हैं, तो आरबीसीज है वो भी रेप्चर हो जाती है और उससे जो हीमोग्लोबिन है वो रिलीज़ होता है। फिर बिलिरुबिन जो है वो हीमोग्लोबिन 2 पार्ट में कन्वर्ट होते हैं, एक हीमो दूसरा ग्लोबिन, तो उसकी वजह से हमारे पास बिलिरुबिन रिलीज़ होता है और ब्लड में बिलिरुबिन की जो मिकदार है वो ज़्यादा हो जाती है। तो जब वो ज़्यादा हो जाती है तो इसके लिए हम फोटोथेरेपी जो है वो करते हैं बच्चे के लिए, जिसकी वजह से फिर जो बिलिरुबिन का लेवल है वो हमारे पास जो है वो कम हो जाता है। फिर आता है हमारे पास जो है वो कॉमन आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड लेबर। अच्छा, ये इसके फैक्टर्स है कि क्यों कैपेटोसुकेडिनियम जो है वो होता है, तो जब लेबर जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है, डिले हो जाती है, तो इसकी वजह से भी हमारे पास कैपेटोसुकेडिनियम हो जाता है। अकोमुलेशन ऑफ ब्लड सीरम एबव पीरियोस्टियम। मैंने आपको पहले कहा था कि ये जो है हमारे पास पीरियोस्टियम के एबव होता है, तो वहाँ पर जब हमारे पास ब्लड या सीरम जो है वो अकोमुलेट हो जाता है पीरियोस्टियम के ऊपर, तो इसकी वजह से भी हमारे पास जो है वो बच्चे में कैपेटोसुकेडिनियम आ सकता है। सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग्स, एडिमा फिटिग या एक्यूमोसिस और क्रॉस हिस्टोचर लाइन्स। तो ये कहते हैं कि हमारे पास सॉफ्ट टिश्यूज में वो जो है वो स्वेलिंग होगी, एडिमा होगा, पिटी की वहाँ पर यानी डिस्कलरेशन हमारे पास होगी, एक्यूमोसिस होगी, और ये हमारे पास क्रॉसिस मतलब सचर लाइन जो है वो इसको क्रॉस करेगा। फिर अब आता है स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो सेपल हेमाटोमा है। इट इज अ सब पीरियोस्टियल हेमाटोमा मोस्ट कॉमनली लाइज और वन पैराइटल बोन। अच्छा, वहाँ पर जो हमने पढ़ा था जो कैपेटोसुकेडिनियम है वो हमारे पास 2 पैराइटल बोन पर भी हो सकता है और 1 पर भी हो सकता है, लेकिन जो सेपल हेमाटोमा है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 पैराइटल बोन पर होगा, और ये क्या होगी, ये सब पीरियोस्टल हेमाटोमा होगा हमारे पास। इट में रिजल्ट फ्रॉम डिफिकल्ट वैक्यूम और फोर्सेप एक्सट्रैक्शन। वही बात स्टूडेंट की हमारे पास वैक्यूम की वजह से हो गया, फोर्सेप एक्सट्रैक्शन की वजह से जो ये हो सकते हैं। मैनेजमेंट इट्स यूजुअली रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली। ये भी कैपेटोसुकेडिनियम की तरह जो है बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो रिजॉल्व हो जाता है। विटामिन K1 mg/m इज गिवन। अच्छा, और जब हमारे पास ब्लीडिंग फिर नहीं ब्लीडिंग जो है वो रुकती नहीं है, तो ब्लीडिंग को डिक्रीज करवाने के लिए हम जो है विटामिन K1 mg जो है वो IM वो दे देते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग जो है वो रुक जाती है। फिर आते हैं हमारे पास इट इज़ अ सब पीरियोस्टल हेमरेज, सो इट इज़ ऑलवेज लिमिटेड टू द सरफेस ऑफ वन क्रेनियल बोन। और वो क्रेनियल बोन जो है वो कोई भी हो सकता है, वो पैराइटल भी हो सकता है, वो ओसिपिटल भी हो सकता है, कोई भी क्रेनियल बोन की बात हो रही है तो ये कहते हैं कि लिमिटेड होता है सरफेस ऑफ वन क्रेनियल बोन पर। और ये हमारे पास क्या स्टूडेंट, ये हमारे पास सिर्फ पीरियोस्टल हेमरेज है। देयर इज नो डिस्कलरेशन ऑफ overlying scalp and swelling is usually not visible until several hours afterward because the periostral bleeding is a slow process। अच्छा, स्टूडेंट कहते हैं कि हमारे पास जो है इसमें ना तो स्वेलिंग होती है ना डिस्कलरेशन होती है, यानी हम ज़ाहरी तौर पर ये उन सिम्टम्स को नहीं दे सकते। अगर हम स्कल्प को देखेंगे तो वहाँ पर कोई भी हमारे पास डिस्कलरेशन नहीं होगी। इसके अलावा स्वेलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जब बर्थ हो जाती है और सेवरल आवर के बाद जो है वो थोड़ी बहुत स्वेलिंग हमारे पास नजर आना शुरू हो जाती है। क्यों ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास जो सब पीरियोस्टल एरिया है वहाँ पर जो इंजरी हो जाती है, वहाँ पर जो ब्लीडिंग हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, क्योंकि ये हमारे पास नीचे होते हैं, पीरियोस्टियम के नीचे हमारे पास होते हैं, ये पीरियोस्टियम के अबव नहीं होता जिस तरह हमारे पास कैपेटोसुकेडिनियम है, तो ये नीचे होता है, यानी पीरियोस्टल के नीचे, पीरियोस्टियम के नीचे होते हैं। तो वहाँ पर ब्लीडिंग जब हो भी रही होती है तो हमें यानी साइन और सिम्टम अफेयर होने के लिए भी उसे जो है वो टाइम लगता है। तो इस वजह से कहते हैं कि स्वेलिंग या तो नहीं होगी, और अगर होगी भी तो वो बहुत ज़्यादा स्लोली होगी। एंड अंडरलाइन स्कल्प फ्रैक्चर्स यूजुअली लीनियर्स एंड नॉट डिप्रेस्ड। अच्छा, और ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये हमारे पास स्कल के नीचे फ्रैक्चर्स है, तो ये हमारे पास क्या होगी, ये लीनियर होगी, यानी ब्रेक जो है वो पैरेलल हमारे पास होगी, यानी वो ब्रेक जो पैरेलल होगी लॉन्ग
लॉन्ग बोन एक्सिस जो है वहाँ पर जो पैरेलल ब्रेक होगी तो उसे हम कहते हैं लीनियर्स, और ये हमारे पास डिप्रेस नहीं होगी। एंड इसके साथ कहा गया है कि इज ओकेजनली एसोसिएटेड विद सेफाल हेमाटोमा। तो जब ये हमारे पास लीनियर होगी, डिप्रेस नहीं होगी और अंडरलाइन स्कल फ्रैक्चर जो होगे तो हम उसे कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, सेफाल हेमाटोमा है। मोस्ट सेफाल हेमाटोमास आर रिजॉल्व विद इन 2 to 3 वीक्स, विद इन 2 वीक्स और 3 मंथ डिपेंडिंग ऑन दियर साइज। अच्छा, अब कहते हैं कि सेफाल हेमाटोमा जो है वो उसके साइज़ पर डिपेंड करता है। अगर साइज़ जो है वो ज़रा बढ़ गया है तो इसको 3 मंथ लग सकते हैं, अगर छोटा है तो इसको 2 वीक्स लग सकते हैं रिकवर होने में। फिर आता है हमारे पास दे में बिगेन टू क्लासीफाई बाय द एंड ऑफ सेकेंड वीक। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या होगा, क्लासीफाई कब होगा, जब हमारे पास सेकेंड वीक जो है वो कब जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो इसके बाद इसमें क्लासिफिकेशन जो है वो हमारे पास स्टार्ट होगी। फिर कहते हैं कि सेंसेशंस ऑफ सेंट्रल डिप्रेशन सजेशंस बट नॉट इंडिकेटिव्स ऑफ अंडरलाइन फ्रैक्चर्स आर बोन डिफेक्ट इज। अच्छा, कहते हैं कि हमारे पास जो है वो सेंसेशन जो है वो सेंट्रल डिप्रेशन की वो हम सजेस्ट करेंगे, लेकिन ये जो है वो हमारे पास इंडिकेटिव नहीं, ये लाजमी नहीं है कि हमारे पास जो है वो फ्रैक्चर होगी या बोन डिफेक्ट जो है वो इसमें होगा। सेफाल हेमाटोमा रिक्वायर नो ट्रीटमेंट्स, इसे कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। आल्टो पेटोथेरेपी में भी नेसेसरी टू एम्यूलोरेट्स हाइपरबिलिरुबिनीमिया। वही बात है कि हमारे पास जैसे कि कैपोर्टसुकेडिनियम में हमने कहा था कि उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमारे पास अगर इक्कीमोसिस ज़्यादा है तो पेटोथेरेपी पर हम जा सकते हैं। किस चीज़ की वजह से, हाइपरबिलिरुबिनीमिया की वजह से। इंसेशन और ड्रेनेज आर कंट्राइंडिकेटेड बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इन्फेक्शंस इन अ बिनाइन कंडीशन। अच्छा, अब अगर हमारे पास ये बिनाइन कंडीशन है तो इसमें हम जो है वो ड्रेनेज या इंसेशन नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि हम जब वो करेंगे तो रिस्क हो सकता है, लाजमी नहीं, लेकिन हमारे पास जो है वो रिस्क जो है वो ज़्यादा हो सकता है कि वहाँ पर इन्फेक्शन जो है वो लग जाए या हो जाए हमारे पास। मैसिव सेफाल हेमाटोमास में रेयरली रिजल्ट इन ब्लड लॉस सेवियर एनफ टू रिक्वायर्स फ्रॉम ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अच्छा, जब इसे हमारे पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं होती स्टूडेंट, लेकिन जब ये मैसिव हो जाते, बहुत ज़्यादा खतरनाक हद तक हो जाते हैं, तब हमारे पास अगर ब्लड जो है बहुत ज़्यादा लूज़ हो गए तो हम जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर जो है वो जा सकते हैं। इट में आल्सो बी एसोसिएटेड विद स्कल फ्रैक्चर्स, कोगुलोपैथी एंड इंट्राक्रैनियल हेमोरेज। अच्छा, अब इसके साथ हमारे पास क्या हो सकता है कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं। कोगुलोपैथी मतलब ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हमारे पास होता है कि इंट्राक्रैनियल हेमोरेज मतलब हमारे पास सब आर्किनॉइड में भी ये जा सकता है, एपिड्यूरल में भी जा सकता है, सब ड्यूरल में भी ये जा सकता है, और स्कल का जो फ्रैक्चर्स है इसमें भी हमारे पास ये जो है वो हो सकता है, एसोसिएटेड होते हैं ये हमारे पास। ये देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास पिक्चर है किस चीज़ की, सेफाल हेमाटोमा के। इसके हेड को देखे स्टूडेंट्स, ये एबनॉर्मल आपको दिखाई देगा। फिर आता है डायग्नोसिस एंड डिफरेंशियल्स डायग्नोसिस। अच्छा, अब हम जो है वो देखेंगे कि हमारे पास इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है स्टूडेंट। तो पहले हम देखते हैं सेफाल हेमाटोमा को कि डिवेलप्स हावर आर डे आफ्टर बर्थ, कि हमारे पास जो ये किस चीज़ कहाँ पर होता है कि बर्थ के कुछ घंटे बाद जो है ये हमारे पास हो सकता है, और जबकि कैपोर्टसुकेडिनियम में कहते हैं कि ये बर्थ में हमारे पास प्रेजेंट होता है। फिर होता है कि लोकलाइज हेमाटोमा टू वन बोन लिमिटेड बाय रिसर्चर्स एट इट्स। अच्छा, कहते हैं कि हमारे पास एक जो क्रेनियल बोन है वहाँ पर हो सकते हैं सेफाल हेमाटोमा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और फिर आता है कैपोर्टसुकेडिनियम, तो ये हमारे पास टिश्यू में जो है ये डिफ्यूज़ हो जाता है और एक से ज़्यादा बोन में ये हो सकता है, यहाँ तक कि सर्चर लाइन को भी क्रॉस कर लेता है। वेल डिफाइंड एजेस, इसके एजेस हमारे पास मालूम होंगे कि ये हाथ से यहाँ तक है, हालांकि कैपोर्टसुकेडिनियम में हमारे पास एजेस मालूम नहीं होंगे। इलास्टिक डज नॉट फिट ऑन प्रेशर। अच्छा, अब इसमें एडेमा नहीं होगा, सेफाल हेमाटोमा में हम ये पहले भी पढ़ चुके, स्वेलिंग नहीं होगी, तो ये हमारे पास जब हम इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर पेट नहीं बनेगा। और कहते हैं कि इस कैपोर्टसुकेडिनियम जो है वो उसमें फेट जो है वो प्रेशर अप्लाई करने पर होगा, क्योंकि वो हमारे पास सॉफ्ट होते हैं। फिर आते हैं डिसअफेयर्स विद इन फ्यू वीक्स, ये सेफाल हेमाटोमा की बात हो रही है कि फ्यू वीक में ये डिसअफेयर हो जाते हैं, जबकि कैपोर्टसुकेडिनियम जो है वो 1 से 2 दिन के बाद जो है वो ख़त्म हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है। अब आते हैं स्टूडेंट्स
हमारे पास इंट्राक्रेनियल हेमोरेज। तो इंट्राक्रेनियल हेमोरेज जो है वो उसकी काजेस क्या है, तो फर्स्ट वन हमारे पास है सडन कंप्रेशन एंड डी कंप्रेशन ऑफ द हेड एज इन ब्रीच और फ्यूरिट्स लेबर। अच्छा, अब वो लेबर जो हमारे पास जल्दी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, यानी उसमें टाइम होता है लेकिन एकदम से पॉइंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है और हम कहते हैं कि अब डिलीवरी का वक्त जो है वो आ गया है। तो यानी फ्यूरिट मतलब जो जल्दी डिलीवरी उसकी हो जाती है, या ब्रीच जिसमें हमारे पास पेज जो है वो पहले आता है और जो पाँव है वो बाद में आते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। फ्यूरिट्स लेबर भी हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि हम रेडी नहीं होते, यानी लेबर का डिलीवरी का टाइम नहीं होता और एकदम से जो है वो अचानक पेन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से जब डिलीवरी होती है या ब्रीच, तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो उसमें हम जब कंप्रेशन करते हैं या डीकम्प्रेशन करते हैं हेड की, तो उसकी वजह से इंट्राक्रेनियल हेमोरेज हो जाता है। मार्क कंप्रेशन बाय फोर्सिव और एनसेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। अच्छा, अब ये तो हमने जो पढ़ा था कि कंप्रेशन होता है, तो ये किस चीज़ की, यानी जब हम फोर्सिप की वजह से कंप्रेशन करते हैं, या सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन यानी जब हमारे पास जो पेल्विक प्रोपोर्शन है, पेल्विक रीजन है मदर का, वहाँ पर जो बेबी का हेड है वो पास आउट नहीं होता सही तरीके से बड़े होने की वजह से, तो उसकी जब डिस्प्रोपोर्शन हो जाती है, जब वहाँ पर कंप्रेशन हो जाती है, तो इसकी वजह से भी इंट्राक्रेनियल हेमोरेज हो सकता है। फ्रैक्चर स्कल, थर्ड का जो है वो हमारे पास है फ्रैक्चर स्कल, यानी स्कल में जो है वो फ्रैक्चर आ जाते हैं, इसकी वजह से भी हमारे पास इंट्राक्रेनियल हेमोरेज जो है वो हो सकता है। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स में हमारे पास जो है वो फर्स्ट वन है प्री मेच्योरिटी ड्यू टू फिजियोलॉजिकल। अच्छा, प्री मेच्योरिटी हो जाती है हमारे पास फिजियोलॉजिकल सब किस चीज़ की वजह से, कि फिजियोलॉजिकल प्रोथ्रोम्बोनीमिया के हमारे पास जो क्लोटिंग यानी जो थ्रोम्बिन है, ये क्लोटिंग फैक्टर्स है, तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो कम हो जाता है, जो ये प्रोथ्रोम्बिन है हमारे पास ब्लड में, तो उसकी वजह से भी हमें क्या होता है, प्री मेच्योरिटी उसकी होती है, जिसकी वजह से इंट्राक्रेनियल हेमोरेज हो जाते हैं। फ्रेजाइल ब्लड वेसल्स एंड लेबिलिटी टू ट्रोमा। अच्छा, जब ये हमारे फ्रेजाइल मीन वीक ब्लड वेसल होते हैं और लेबिलिटी टू ट्रोमा मतलब जो ट्रोमा के चांसेस बहुत ज़्यादा उनमें, यानी वो वल्नरेबल हो जाते हैं ट्रोमा को, तो इस वजह से भी हमारे पास इंट्राक्रेनियल हेमोरेज हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास है ब्लड डिजीज़, यानी ब्लड कोगुलेटिव मतलब वो तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर होते हैं। इसके अलावा ब्लड डिजीज़ जब हमारे पास हो जाते हैं, ऐसी डिजीज यानी एनीमिया हो गया, हमारे पास ब्लड जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, या सिकल सेल एनीमिया हो गए, तो इसकी वजह से भी हमारे पास इंट्राक्रेनियल हेमोरेज जो है वो हो सकता है। फिर आते हैं हमारे पास इंट्राक्रेनियल हेमोरेज साइट, यानी कौन कौन से साइट पर हमारे पास जो इंट्राक्रेनियल है वो हेमोरेज है वो हो सकते हैं। तो फर्स्ट वन आता है सबड्यूलर्स, फिर सेकंड आता है सब आर्केनोइड्स, फिर थर्ड वन है हमारे पास इंट्रावेंट्रिकुलर्स, और फोर्थ वन है हमारे पास इंट्रासेरेब्रल। सबड्यूरल्स मीन यानी ड्यूरल्स के नीचे, सब आर्केनोइड्स के नीचे, इंट्रावेंट्रिकुलर्स यानी वेंट्रिकुलर्स के अंदर, और इंट्रासेरेब्रल मतलब ब्रेन में हमारे पास जब हेमोरेज हो जाती है, तो ये हमारे पास क्या है, इंट्राक्रेनियल हेमोरेज साइट है। फिर आते हैं इंसिडेंट्स ऑफ IVH इंक्रीज विद डिक्रीजिंग बर्थ वेट। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या होगा कि बर्थ वेट जो है वो हमारे पास डिक्रीज, यानी जितना बर्थ वेट कम होगा उतनी ही इसके इंसिडेंट या चांसेस जो है वो हमारे पास ज़्यादा हो सकते हैं इंट्राक्रेनियल हेमोरेज के। इंट्रावेंट्रिकुलर्स IVH का मतलब है स्टूडेंट, इंट्रावेंट्रिकुलर्स हेमोरेज है वो उसके चांसेस या इंसिडेंट हमारे पास इंक्रीज होते हैं जब बर्थ वेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इसमें दिया गया है कि हमारे पास जब 60 to 70% होता है, वो कितने में होता है, जब इन्फेंट का वेट जो है वो 500 से लेकर 750 ग्राम होता है, तो इसमें चांसेस होते हैं कितने चांसेस, 60 to 70% चांसेस होते हैं कि इसको जो इंट्राक्रेनियल से या इंट्रावेंट्रिकुलर्स हेमोरेज वो हो सकता है, और 10 to 20% वो चांसेस होते हैं परसेंट हमारे पास चांसेस होते हैं जब हमारे पास इन्फेंट का वेट जो है वो 1000 से लेकर 1500 ग्राम हो, तब हमारे पास ये परसेंटेज जो है वो कम हो जाता है, यानी 10 to 20% ये हमारे पास हो जाता है।
फिर आता है हमारे पास इंट्राक्रैनियल हेमोरेज यानी क्लिनिकल पिक्चर जो है वो हमारे पास क्या होगी, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, मतलब उसका जो कॉन्शियसनेस है वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। प्लेसिडिटी मीन्स वो, प्लेसिडिटी का मतलब है ढीला होना, यानी वो बच्चे में जो है वो कोई हरकत जो है वो नहीं करेगा, मसल्स टोन जो है उसकी ज़्यादा बहुत ज़्यादा कम होगी। ब्रीथिंग इज एब्सेंट, इरेगुलर आर पीरियोडिक आर गैस्पिंग, मतलब उसकी जो ब्रीथिंग है वो या तो एब्सेंट होगी, सही तरीके से वो सांस नहीं लेगा, या इरेगुलर होगी, मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का जो पीरियड है या एक उसका जो रिदम है वो सही तरीके से नहीं होगा। इरेगुलर आर पीरियोडिक आर गैस्पिंग, मतलब वो शार्पली इनहेल करेगा और इसके बाद जो है वो उसकी एक्सहेलेशन जो है बहुत ज़्यादा हार्डली, वो बहुत ज़्यादा, यानी वो एक्सहेलेशन सही तरीके से नहीं कर पाएगा, तो इसे हम कहते हैं गैस्पिंग। फिर आइज़ में हम देखेंगे तो नो मूवमेंट, प्यूपल्स में भी पिक्स आर डायलेटेड, यानी आइज़ जो है वो या तो मूवमेंट नहीं करेगा और या अगर करेगा तो प्यूपल जो है वो एक जगह पर बिल्कुल फिक्स होगी या वो डायलेटेड होगी। फिर आते हैं ओब्स्टोटोनियस, मतलब रिजिडिटी, ट्विचेस एंड कन्वर्जेंस। ओपिस्टोटोनियस का मतलब ये हमारे पास के जो मसल स्पाज्म की तरह होते हैं कि हेड और नेक जो है वो बैकवर्ड उसकी आर्किंग होगी हमारे पास, तो ऐसे कहते हैं ओपिस्टोटोनस। फिर रिजिडिटी भी हमारे पास होगी, ट्विचेस भी होगी और कन्वर्जन भी हमारे पास होगी। वोमिटिंग हो सकती है, हाई पिच क्राई जो है वो बच्चा जो है बहुत ज़्यादा, यानी उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी तो हाई पिच क्राई करेगा। इंटीरियर स्पॉन्टेनियल स्टेंच एंड ब्लीडिंग, जो हमारे पास इंटीरियर स्पॉन्टेनियल है वो हमारे पास क्या हो, ब्लीडिंग, यानी उसमें स्वेलिंग होगी और वो टेंस होगा हमारे पास। इसके अलावा लंबर पंक्चर जो है वो हमारे पास क्या होगा, रिवर्स ब्लडी CSF, जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो हमारे पास क्या होगा, जब हम लंबर पंक्चर करेंगे तो उसमें खून होगा, वो CSF फ्लूइड में जो है हमारे पास खून होगा। तो ये एक क्लिनिकल पिक्चर है, ये हमारे पास अगर ये सारी चीज़ें जो है मौजूद होंगे, साइन और सिम्टम्स होंगे, अल्टर कॉन्शियस होगा, प्लेसिडिटी होगी, वोमिटिंग होगी, हाई पिच क्राई करेगा, तो हमारे पास इसका मतलब ये है कि इंट्राक्रैनियल जो हेमोरेज जो है वो इस बच्चे को है। फिर आते हैं हमारे पास इंट्राक्रैनियल हेमोरेज के इन्वेस्टिगेशन की तरफ। तो इसमें हम कहेंगे कि क्या करेंगे, हम अल्ट्रासाउंड भी हमारे पास जो है वो आप करवा सकते हैं। CT स्कैन जो है वो मोस्ट रिलायबल है, CT स्कैन के ज़रिए हम ये देख सकते हैं कि इंट्राक्रैनियल हेमोरेज है, यानी MRI के ज़रिए हम ये देख सकते हैं। प्रोफाइलिसिस हम क्या करेंगे कि बचने के लिए, यानी उन चीज़ों को बचने के लिए, यानी इंट्राक्रैनियल हेमोरेज जो है वो एक इन्फेंट को उससे बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उसको विटामिन K दे सकते हैं 10 mg IM टू मदर्स, यानी उसके मदर को हम 10 mg, स्टूडेंट जब हम बच्चे को देखते हैं वो हमारे पास 1 mg होगा, लेकिन जब हम मदर को देंगे तो वो हमारे पास 10 mg होगा और वो हम IM देंगे इन लेट प्रेगनेंसी और इन अर्ली इन लेबर, जब वो हमारे पास डिलीवरी का वक्त होगा उस वक्त हम दे सकते हैं, या लेट प्रेगनेंसी हम में दे सकते हैं विटामिन K। एपिसियोटोमी, इसका मतलब ये कि स्पेशली इन प्रीमेच्योर एंड ब्रीच डिलीवरी। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है ये क्या है, तो हम जो है वो एपिसियोटोमी का मतलब ये है कि ये हम कर सकते हैं जो किस चीज़ में, प्रीमेच्योर में, या हमारे पास जो ब्रीच डिलीवरी होंगी तो उसमें हम कर सकते हैं, या जो प्रीमेच्योर होगा तो उसमें हम एपिसियोटोमी जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो है वो फोर्सेड डिलीवरी जो है वो हम कर सकते हैं फॉर बेबी सपोर्टिव ट्रीटमेंट। अच्छा, और इसके अलावा हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो है वो बेबी को देंगे, और फोर्सिप की जो डिलीवरी है, यानी वो डिलीवरी जो हम फोर्सिप की मदद से करेंगे तो उसे हम कहते हैं फोर्स डिलीवरी। तो ये हम क्या, ये सब क्या है, ये हमारे पास जो है वो ये प्रोफाइलेक्सिस है। फिर आते हैं स्टूडेंट एक नेक्स्ट डिजीज़ जो है, यानी एक नेक्स्ट जो इंजरी है वो हमारे पास है ब्रेकियल प्लेक्सोसिस पाल्सी। तो ये हमारे पास क्या है, इट इज़ ड्यू टू ओवर प्रेशर्स ऑन द नेक एज एन शोल्डर डिस्ट्रोशिया आफ्टर कमिंग हेड इन ब्रीच डिलीवरी। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या है, ये जो ब्रेकियल है ये हम शोल्डर को कहते हैं, फ्लेक्सिस जो है वो हम कहते हैं साइड ऑफ नर्व, और पाल्सी जो है इसमें नो मूवमेंट ड्यू टू नर्व डैमेज, यानी नर्व की डैमेज की वजह से हमारे पास जो मूवमेंट है वो नहीं होगी। फ्लेक्सिस जी हमारे पास सेट ऑफ जो है वो नर्व को कहते हैं, एक नेटवर्क होता है, एक सेट होते हैं नर्व को, जैसे हम कहते हैं फ्लेक्सिस। तो ब्रेकियल फ्लेक्सिस पाल्सी जो है ये शोल्डर के जो शोल्डर में हमारे पास जो नेटवर्क है नर्व
का उसमें जो है वो हमारे पास डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से कोई भी मूवमेंट नहीं होती, तो इसे हम कहते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस पाल्सी। तो ये किसकी वजह से होता है? ये हमारे पास जो है वो शोल्डर डिस्टोशिया की वजह से हमारे पास हो सकता है, यानी मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर की वजह से, या हमारे पास जो ब्रीच डिलीवरी है उसके बाद जो हेड आता है हमारे पास, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। यानी ब्रीच डिलीवरी में आफ्टर कमिंग हेड इन ब्रीच डिलीवरी, कोई हमारे यानी सर को जो बाहर निकालते हैं ब्रीच डिलीवरी में, इसकी वजह से भी हमारे पास हो सकता है ये शोल्डर जो है बहुत ज़्यादा मुतासर होता है ब्रीच डिलीवरी में स्टूडेंट। फिर आता है हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सस पाल्सी। तो इसमें हमारे पास क्या है? फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास है अर्थ पाल्सी। इसके टू टाइप्स है स्टूडेंट। फर्स्ट वन इज अर्थ पाल्सी एंड द सेकंड वन इज क्लम्प की पाल्सी। तो अर्थ पाल्सी जो है ये हमारे पास क्या है? इट इज़ कॉमन ड्यू टू इंजरी टू C5 एंड C6 रूट। जो हमारे पास जो C5 और C6 रूट है, यानी वर्टेब्रेट्स में जो हमारे पास जो होते हैं सर्विकल वर्टेब्रेट C5 और C6 है, वहाँ पर ये इसकी इंजरी हो जाती है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। द अपर limb drops beside the trunk, internally rotates with फ्लेक्सड वेस्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास जो C5 और C6 है ये मुतासर हुए हैं, तो लाजमी सी बात है हमारे पास जो अपर लिम्ब है वो क्या होगा? वो ट्रंक साइड पर जो है वो मूव यानी ड्रॉप करेगा अपर लिम्ब जो है, और वो इंटरनली रोटेटेड करेगा, और उसका जो हाथ है, उसका जो रेस्ट है, वो हमारे पास फ्लेक्स होगा। स्टूडेंट आगे पिक्चर आएगी तो मैं आपको ये दिखाऊंगी, लेकिन आपने ये याद रखना है कि अपर पार्ट में जो है वो कौन सी नर्व्स जो है वो डैमेज होती है, और इसमें अपर लिम्ब्स या लोअर लिम्ब होता है या अपर लिम्ब होता है, कौन सा वाला लिम्ब होता है, और वो जो है वो कौन सा शेप जो है वो इख्तियार कर लेता है। यानी इसमें हम देखेंगे कि इंटरनली वो रोटेटेड है, या उसका रेस्ट जो है वो प्लेस है, या उसका जो अपर लिम्ब है वो हमारे पास जो है वो ट्रंक के बिसाइड ड्रॉप कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जब ये सारे सिम्टम होंगे तो हम इसे कहेंगे कि ये अर्थ पार्ट से है। इसके अलावा सेकंड जो है वो हमारे पास क्लम्प की पार्ट से है। तो ये किसकी वजह से होगा? ये जब सर्विकल 7 और सर्विकल 8 है, इसके अलावा पर्स थोरेसिक रूट है, इसमें जब इंजरी होगी, इसमें जब कोई हमारे पास जो है वो डैमेज आ जाएगा, तो इसकी वजह से ये क्लम्प के पार्ट से हो सकता है। इट्स लीड टू पैरालिसिस ऑफ द मसल्स ऑफ द हैंड एंड वीकनेस ऑफ द रिस्ट एंड फिंगर। अच्छा अब स्टूडेंट इसमें क्या होगा? तो इसमें हमारे पास जो हैंड के मसल्स है वो पैरालाइज हो सकते हैं, वो यानी हैंड के मसल जो है वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करेंगे, और जो इसके फिंगर है और रिस्ट है वो हमारे पास वीक हो, उसमें वीकनेस होगी, कमज़ोरी होगी, वो अपना काम जो है वो सही तरीके से नहीं कर पाएगा। ये देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आके इसका जो हैंड है इसको देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास जो ये एक है ना, इसका जो रेस्ट है वो अंदर की तरफ फ्लेक्स्ड हुआ है, इंटरनली रोटेटेड हुआ है, और ये जो है वो ट्रंक की तरफ जो है क्या है? ड्रॉप आउट हुआ है। ये वाले भी है और ये वाले भी स्टूडेंट, इसे आप देखें। अच्छा फिर आते हैं हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सस पाल्सी। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? तो स्टूडेंट हमारे पास क्या है इस ट्रीटमेंट में? सपोर्ट टू प्रिवेंट स्ट्रेचिंग ऑफ द पैरालाइज मसल्स, फिजियोथेरेपी, मसाज, एक्सरसाइज एंड पैराडिक स्टिमुलेशन। अच्छा अब हम क्या कह सकते हैं ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं हम? तो इसमें हमारे पास फर्स्ट वन जो है वो क्या है कि हम स्ट्रेचिंग को प्रिवेंट करेंगे, यानी वो मसल जो पैरालाइज हो चुके हैं अगर हम उसकी स्ट्रेचिंग को जो है वो कम कर दे या उसको जो है वो प्रिवेंट कर दे, तो ये हमारे पास जो ब्रेकियल प्लेक्सस पाल्सी है ये ख़त्म हो सकता है या कम हो सकता है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं, एक्सरसाइज एंड पैराडिक स्टिमुलेशन। स्टूडेंट ये पैराडिक स्टिमुलेशन जो है हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो डायरेक्ट करंट है उसे हम पास करते हैं कि कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जो डैमेज नर्व है उसमें हम कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, या मसल से उसमें हम कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन जो है वो करवा दें, किस चीज़ के ज़रिए? डायरेक्ट करंट के जरिए। तो इसे हम कहते हैं पैराडिक स्टिमुलेशंस। फिर आते हैं हमारे पास ये स्टूडेंट, तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि डिलीवरी ऑफ पेटल्स हेड विद सब्सिक्वेंट शोल्डर डिस्टोशिया। तो क्या होता है हमारे पास कि जब प्रेशर्स अप्लाई होता है हमारे पास यहाँ पर और यहाँ पर फोर्सिप के ज़रिए या हैंड्स के ज़रिए, तो क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पर देखें तो ये बेबी का जो है ये यहाँ पर बेबी का शोल्डर है और इस पर ये प्रेशर अप्लाई हो रहे हैं, तो इसकी वजह से प्रेशर यहाँ पर अप्लाई होने की वजह से यहाँ पर इंजरीज आ सकती है, डैमेज आ सकती है, तो इसकी वजह से शोल्डर डिस्टोशिया जो है वो हमारे पास काज हो सकता है। तो ये ब्रेकियल पाल्सी ब्रेकियल प्लेक्सस पाल्सी जो है इसकी एक एग्जांपल है। यहाँ पर इसके हैंड को देखे स्टूडेंट, इसका हैंड जो है ये उसका एक हाथ जो है वो ठीक होगा लेकिन दूसरा जो है वो इसमें प्रॉब्लम होगी।
फिर आता है प्रोग्नोसिस। तो प्रोग्नोसिस हमारे पास क्या है कि डिपेंड ऑन वेदर द नर्व वाज merely injured और वाज लेसरेटेड। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि इसकी प्रोग्नोसिस है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि नर्व जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हुए या उसमें जो है हमारे पास लेसरेशन मतलब उसमें कट लग चुका है। इफ द पैरालिसिस वाज ड्यू टू एडेमा एंड हेमोरेज अबाउट द नर्व फाइबर्स फंक्शंस शुड बी रिटर्न्स विद इन फ्यू मंथ। अच्छा, अब अगर पैरालिसिस जो है वो एडेमा और हेमोरेज की वजह से हुई, जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो ठीक हो जाती है, एडमा जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाती है। नर्व फाइबर की अगर एडमा और हेमोरेज की वजह से हमारे पास जो है वो पैरालिसिस हुई है तो ये बहुत ज़्यादा उसका जो फंक्शन है वो कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद जो है वो नॉर्मल हो सकता है। अगर ये हमारे पास नर्व की इंजर्स या लेसरेशन की वजह से होगी तो फिर ये नामुमकिन है हमारे पास। इफ दे ड्यू टू लेसरेशन परमानेंट डैमेज में रिजल्ट। और वही बात स्टूडेंट कि अगर ये कट की वजह से यानी नर्व फाइबर में जो है वो कट लग चुका है या नर्व जो है बहुत ज़्यादा बेडली जो है वो इंजर्ड हो चुका है तो फिर हमारे पास जो है ये परमानेंट डैमेज होगी। इसका ट्रीटमेंट हमारे पास कि द पैरालिसिस परसिस्ट विद आउट इम्प्रूवमेंट्स फॉर 3 to 6 months, न्यूरोप्लास्टी, न्यूरोलाइसिस, इनटू एनास्टोमोसिस और नर्व ग्राफ्टिंग। अच्छा, कहते हैं कि हमारे पास जो है वो 3 to 6 मंथ के बाद भी पैरालिसिस जो है वो होगा, यानी वो उसकी ट्रीटमेंट जो यानी वो ख़त्म नहीं हो चुका होगा। तो फिर हम किस चीज़ की तरफ जाएंगे? फिर हम जाएंगे न्यूरोप्लास्टी की तरफ, न्यूरोलाइसिस की तरफ, यानी जो नर्व जो है वो डैमेज हो चुके तो उसको हम डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। एंड टू एंड एनास्टोमोसिस मतलब जो नर्व हमारे पास डैमेज हो चुकी है वो उसको हम काट लेते हैं और फिर हेल्थी नर्व को जो है वो वहाँ पर दोबारा से जोड़ लेते हैं। तो कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट यानी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट जो है हो जाती है। और नर्व ग्राफ्टिंग इसका मतलब ये है कि एक हेल्थी नर्व को जो है वो हम पाँव से ले लेते हैं या किसी और जगह से ले लेते हैं, तो उससे वहाँ पर वो नर्व जो है वो हम निकाल लेते हैं और जो एरिया हमारे पास डैमेज हुई है यानी जो नर्व हमारे पास डैमेज हुआ है तो वहाँ पर हम उसको रिप्लेस कर देते हैं, यानी एक न्यू नर्व को रिप्लेस कर देते हैं उस डैमेज नर्व से। तो इसे हम कहते हैं हमारे पास क्या है, ये नर्व ग्राफ्टिंग है। फिर आते हैं हमारे पास फ्रेनिक नर्व पैरालिसिस। फ्रेनिक नर्व पैरालिसिस जो है वो कहाँ पर होते हैं? फ्रेनिक नर्व इंजरी जो है थर्ड फोर्थ cervical nerves with diaphragmatic paralysis must be considered when cyanosis, irregulars and labors respiration develops। अच्छा स्टूडेंट, तो ये हमारे पास जो डायफ्राम है ना तो उसका जो फंक्शन है वो किस चीज़ की वजह से होता है? वो फ्रेनिक नर्व की वजह से होता है। तो ये एक कॉमन सेंस की बात है स्टूडेंट कि एक फ्रेनिक नर्व में जब डैमेज होगी तो लाजमी सी बात है कि डायफ्राम का जो फंक्शन है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा। जब डायफ्राम का फंक्शन मुतासिर होगा तो डायफ्राम जो है वो हमारे पास रिस्पायरेशन में, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। तो अगर फंक्शन सही तरीके से नहीं करेगा तो उसकी वजह से हमारे पास साइनोसिस भी होगी, इर्रेगुलर्स एंड लेबर्स रिस्पायरेशन डेवलप। और जाहिर सी बात है कि हमारे पास जो रेस्पायरेशन है वो हमारे पास इरेगुलर होगी और लेबर स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि उसकी जो एफ़र्ट है ब्रीथिंग करने की वो हमारे पास बहुत ज़्यादा होगी, यानी वो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करेगा तभी वो सही तरीके से जो ब्रीथिंग उसकी जो है वो या रेस्पायरेशन उसकी होगी। सच इंजरीज यूजुअली यूनिलेटरल्स आर एसोसिएटेड विद अपर ब्रेकियल से। अच्छा, अब ये हमारे पास जो फ्रेनिक नर्व पैरालिसिस है किस चीज़ की वजह? यूनिलेटरल होगी, यानी एक साइड की वजह से होगी। और अगर ये हमारे पास इसकी एक और वजह है कि जब ब्रेकियल पास यानी अपर ब्रेकियल जो है वहाँ पर पास से मतलब वहाँ पर जो है वो डैमेज आ जाएगा, वो जो है उसकी पैरालिसिस हो जाएगी यानी मूवमेंट नहीं करेगा वो, तो इसकी वजह से भी हमारे पास जो फ्रेनिक नर्व है वहाँ पर जो है पैरालिसिस हो सकती है। देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स एंड पेन शुड बी प्लेस्ड ऑन इन्वॉल्व साइट्स एंड गिवन ऑक्सीजन इफ नेसेसरी। अच्छा, अब कहते हैं कि ये इसकी कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन एंड पेन को जो है वो उसी साइड पर लिटाना चाहिए जो साइड उसका इफेक्ट हो चुका है। जिस साइड पर हम उसे लिटाएंगे वहाँ पर जो क्यों स्टूडेंट, क्योंकि जिस साइड पर जो साइड उसका मुतासिर हुआ है अगर हम उस साइड पर लिटाएंगे तो वहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन या ब्लड जो है वो आ सकता है और वो जो है वो उसकी हीलिंग जो है वो स्टार्ट हो सकती है। और इसके अलावा उसका जो ये फ्रेनिक नर्व पर पैरालिसिस की बात हो रही है तो स्टूडेंट हमने ऑक्सीजन लाजमी देना है क्योंकि उसकी ब्रीथिंग या उसका जो डायफ्राम है वो सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा, जिसकी वजह से उसको ऑक्सीजन लेने में यानी इनहेलेशन में जो ये एक्सहेलेशन में उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो इसकी वजह से हम उसे ऑक्सीजन देंगे। रिकवरी यूजुअली ओकर स्पॉन्टेनियसली
by 1 to 3 months. Rarely surgical recessions of the diaphragm may be indicated. अच्छा, रिकवरी जो है वो हमारे पास यानी उसका जो स्पेसिफिक टाइम है वो कितना है, वो है 1 to 3 मंथ। इसमें हमारे पास जो है वो रिकवरी हो सकती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कम अगर ये रिकवरी नहीं हो रही तो बहुत ज़्यादा कम जो है वो हम सर्जरीज की तरफ जो है वो जाते हैं, यानी डायफ्राम की जो सर्जरी है वो हम करते हैं। फिर आते हैं हमारे पास क्लेविकल फ्रैक्चर, तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। दिस बोन इज फ्रैक्चर ड्यूरिंग डिलीवरी मोर फ्रीक्वेंटली देन एनी अदर बोन. इट इज़ particularly vulnerable when there is difficulty in delivery of the shoulder in vertex presentations and of the extended arms in breech. The infant characteristically does not move and the arm freely on the affected sides. Crepitus and bony irregular may be palpated. अच्छा स्टूडेंट, अब क्लेविकल फ्रैक्चर की बात हो रही है कि हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर्स है हमारे पास डिलीवरी के दौरान, और ये हमारे पास कब होता है, क्यों ये हमारे पास क्यों होता है, इतना वल्नरेबल हमारे पास क्यों है, क्योंकि हमारे पास जब डिफ़िकल्टी इन डिलीवरी ऑफ द शोल्डर्स इन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन भी स्टूडेंट वही है जिसमें पेस हमारे पास जो है वो पहले आ जाता है। तो पेस जो पहले आ जाता है तो उसमें हमारे पास डिफ़िकल्टी होती है फिर शोल्डर को निकालने की, तो इसी की वजह से हमारे पास जो क्लेविकल बोन है वो फ्रैक्चर हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास जो ब्रीच यानी ब्रीच प्रेजेंटेशन है उसमें भी आर्म जो है वो एक्सटेंडेड हो जाता है या उसको फोर्सिप के ज़रिए बाहर निकालते उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो इसकी वजह से भी हमारे पास जो है वो क्लेविकल फ्रैक्चर हो सकता है। या इसके अलावा जब ये क्लेविकल फ्रैक्चर हो जाता है तो वो बच्चा जो या इन्फेंट है या न्यूबॉर्न है वो अपना हाथ जो है वो फ्रीली जो है मूव नहीं कर सकता, यानी वो हाथ का वो एरिया जो इफेक्ट हो चुका है तो वो उसको फ्रीली मूव जो है वो नहीं कर सकता, और उसमें क्रिपीटियस यानी साउंड भी हमारे पास होंगे, और इर्रेगुलर्स बोनी इर्रेगुलरिटी जो है वो हमारे पास जब हम उसकी पल्पेशन करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ क्लेविकल फ्रैक्चर जो है वो हुआ है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, डिस्कलरेशन इज ओकेजनली विजिबल ओवर द फ्रैक्चर साइड। लाजमी सी बात है स्टूडेंट, जब फ्रैक्चर हमारे पास हो जाता है और वो फ्रैक्चर जो है वो शोल्डर में हो, क्लेविकल्स में हो, और वो जो है हमारे पास प्रेशर अप्लाई करने की वजह से हो या ब्रीच प्रेजेंटेशन की वजह से हो, तो उसमें डिस्कलरेशन जो है वो हमारे पास हो सकती है। हम देख सकते हैं शोल्डर्स के ऊपर जो है वो हमारे पास या क्लेविकल के ऊपर जो है वो डिस्कलरेशन आ जाती है। तो ये देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास जो है यहाँ पर ये वाला एरिया जो है ये इफेक्ट हुआ है, क्लेविकल बोन का ये वाला एरिया इफेक्ट हुआ है, यहाँ पर जो है वो क्लेविकल फ्रैक्चर आ गया है। फिर ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं, तो ट्रीटमेंट इसकी क्या है कि ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ इमोबिलाइजेशन ऑफ द आर्म एंड शोल्डर ऑन द इफेक्टेड एरिया। अ रिमार्केबल डिग्री ऑफ कैलस डेवलप एट द साइट विद इन अ वीक एंड मे बी द फर्स्ट एविडेंस ऑफ द फ्रैक्चर्स, द प्रोग्नोसिस एक्सेलेंट। अच्छा स्टूडेंट कहते हैं कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है कि हम उस आर्म की जो है वो यानी जो मूवमेंट है वो हम उसको स्टॉप कर देंगे, और जो आर्म और शोल्डर की अफेक्टेड साइड है उसकी मूवमेंट जो है वो हम स्टॉप कर लेंगे ताकि इसमें और कोई मसल जो है वो ना आए। इसके अलावा जो कैलस है वो डेवलप हो सकते हैं, यानी एक स्मॉल बोनी जो चीज़ होती है यानी बोन होता है वो पर डेवलप हो सकता है 1 वीक में या वीक से कम दिनों में जो है हमारे पास कैलस डेवलप हो सकता है। और जब वही कैलस डेवलप होगा तो हम ये कहेंगे कि हाँ यहाँ पर जो क्लेविकल फ्रैक्चर्स है वो हमारे पास जो है वो हुआ है, और इसके प्रोग्नोसिस जो है बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट होते हैं हमारे पास। इसके अलावा जो है वो आते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है इंजरी टू स्पाइन्स एंड स्पाइनल कॉर्ड टू रिजल्ट फ्रॉम ब्रीच डिलीवरी पेस प्रेजेंटेशन। किस चीज़ की वजह से हमारे पास जो स्पाइन है और स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज है वो मोस्टली हमारे पास किस चीज़ की वजह से होती है, ब्रीच डिलीवरीज की वजह से। स्टूडेंट मैं बार बार कह रही हूँ कि ब्रीच डिलीवरी जो है वो हमारे पास मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी होती है, या पेस डिलीवरी जो है हमारे पास मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड जो है वो डिलीवरी होती है, प्रेजेंटेशन जो है हमारे पास मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड। इसकी वजह से मोस्टली जो 90% जो इंजरी है वो इसी ब्रीच डिलीवरीज या प्रेजेंटेशन की वजह से होती है। अपर और मिड cervical region, flaccidity and immobility of the lower limbs, urinary retention may be the first symptoms. Paralysis of the abdominal wall, intercostal muscles may be affected. Sensation is absent over the lower half of the body and constipation. अच्छा, अब हमारे पास जब स्पाइनल कॉर्ड की जो इंजरीज होगी तो उसमें हमारे पास क्या होगा, तो जो सर्विकल रीजन है हमारे पास उसका अपर या जो दरमियान वाला हिस्सा है उसमें फ्लैसिडिटी होगी, यानी वो ढीला हो चुका होगा, उसमें कोई मूवमेंट नहीं
नहीं होगी, कोई एक्टिव मूवमेंट उसमें नहीं होगी। एंड इमोबिलिटी ऑफ द लोअर लिम्स, और उसके जो लोअर लिम्स है वो इमोबाइल होगी, यानी उसकी कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। इसके अलावा यूरिनरी टेंशन जो है वो हो सकती है, क्योंकि एब्डोमिनल वाल का जो एब्डोमिनल वाल है वो उसकी पैरालिसिस हो चुकी है। जब पैरालिसिस हो, उसकी कोई मूवमेंट नहीं होगी, तो इसकी वजह से हमारे पास जो एब्डोमिनल वाल में जितने भी अंदर जो है वो ऑर्गन है, तो उसका जो फंक्शन है वो इफेक्ट होगा। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो सही तरीके से काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से यूरिनरी रिटेंशन हो सकती है। और जब यूरिनरी रिटेंशन होगी तो हमारे पास फर्स्ट सिम्टम्स है किस चीज़ का, स्पाइन और स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज का। इसके अलावा जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो भी हमारे पास इफेक्ट हो सकते हैं। सेंसेशन जो है वो ख़त्म हो चुकी होगी। कहाँ पर, हाफ ऑफ द बॉडी, यानी जो हमारे पास लोअर हाफ ऑफ द बॉडी है, स्पाइन का जो रीजन है, स्पाइनल कॉर्ड का जो रीजन है। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट, जब स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इंजरी उसमें आ चुकी होगी, वो डैमेज हो चुका होगा, तो स्पाइनल कॉर्ड का जो फंक्शन है वो बुरी तरह मुतासिर होगा। और स्पाइनल कॉर्ड का जो रीजन में जितने भी एरियाज आते हैं वो उसका जो फंक्शन है वो भी मुतासिर हो चुका होगा, तो वो जो है वो काम नहीं करेगा और कॉन्स्टिपेशन होगी। क्यों? क्योंकि एब्डोमिनल वाल की वजह से। फिर आते हैं हमारे पास ट्रीटमेंट। तो इसकी ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है? ट्रीटमेंट में फर्स्ट वन आता है इन्फेंट्स अफेक्टेड एट बर्थ रिक्वायर्ड बेसिक रिसोसिएटिव मेजर्स। अच्छा, उसे रिसोसिएटिव मेजर्स की जो है वो बहुत ज़्यादा, बेसिक रिसोसिएटिव मेजर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, जो इन्फेंट इससे मुतासर होगी। इन केस ऑफ वर्बल फ्रैक्चर्स इमीडिएट न्यूरोसर्जिकल कंसल्टेशन फॉर रिडक्शन एंड रिलीफ ऑफ कॉर्ड्स कंप्रेशंस फॉलो बाय एप्रोप्रिएट इमोबिलाइजेशन। अच्छा, अब अगर हमारे पास जो वर्बल फ्रैक्चर्स है वो हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे कि न्यूरोसर्जिकल के पास जाएंगे, उसे हम कंसल्टेशन करेंगे, ताकि वो हम जो कॉर्ड की जो कंप्रेशन है उसको या तो हम कम कर सके, या उसे हम जो है वो छुटकारा पा सके। किस चीज़ के ज़रिए? इमोबिलाइजेशन के ज़रिए। यानी हमने एक न्यूरोसर्जिकल के पास जाना है और उसको बताना है, फिर उसके बाद वो जो भी ट्रीटमेंट करता है, वो जो भी हमें कहने को कहेगा तो वही हम करेंगे। तो इसकी वजह से हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है वो हमारे पास कम हो सकती है। पोजीशन ऑफ पैरालाइज पार्ट शुड बी चेंज एवरी 2 आवर्स इन dwellings यूरिनरी कैथेटर शुड बी इंसर्टेड। अच्छा, अब अगर पैरालाइज पार्ट जो है वो उसको हमने 1 से 2 आवर के दरमियान जो है वो चेंज करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है वो एडमा ना हो, इसके अलावा हमारे पास जो पेट सोर है वो हमारे पास ना हो, और हमने यूरिनरी जो कैथेटर है वो इंसर्ट करना है, ताकि उसको उठने बैठने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अच्छा स्टूडेंट, और लास्ट वन में हमारे पास है यूरोलॉजी कंसल्ट, यानी हमने यूरिनरी रिटेंशन को ख़त्म करने के लिए, या कोई भी यूरिनरी प्रॉब्लम हो उसको ख़त्म करने के लिए हमने जो है वो यूरोलॉजी कंसल्ट करना है, यानी एक यूरोलॉजिस्ट के पास जो है वो हमें जाना होगा। इसके अलावा ट्रॉमेटिक नर्व्स एंड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ये देखिए स्टूडेंट, इसकी वजह से हमारे पास जो है वो होता है, पहले भी मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था, अब दोबारा दिखा रही हूँ कि ये फोर्सिव प्रेशर की वजह से या हैंड प्रेशर की वजह से हमारे पास जो ये वाला एरिया है, शोल्डर या निक रीजन है, तो इस पर जो है प्रेशर अप्लाई होता है, जिसकी वजह से हमारे पास डिफ़िकल्टी या इंजरीज आ जाती है, स्पेशली शोल्डर डिस्ट्रोशिया। फिर आता है हमारे पास इंजरीज टू इंट्रा एब्डोमिनल्स ऑर्गन। अच्छा, अब इंट्रा एब्डोमिनल्स ऑर्गन की अगर इंजरी हो जाए तो उसमें हम क्या करेंगे, या वो कौन कौन सी होते हैं? रप्चर्स ऑफ द लिवर्स, लार्ज इन्फेंट्स, IDM,
एंड ब्रीच। अच्छा, स्टूडेंट कहते हैं कि हमारे पास जब इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन की जो है वो डैमेज हो जाती है तो इसमें हम फर्स्ट वन क्या आता है, उसमें लेवर आता है और लार्ज इन्फेंट्स आते हैं। क्योंकि हमारे पास जो है वो IDM का मतलब है इन्फेंट्स ऑफ डायबिटिक मदर्स। तो मैंने आपको पहले बताया था जो डायबिटिक मदर होंगे तो इसका जो इन्फेंट होगा उसका हेड जो है बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, या ब्रीच की वजह से भी हमारे पास जो इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन है उसको डैमेज हो सकती है। मे अपेयर नॉर्मल्स फॉर 1 to 3 days of life. Any infant with shock, abdominal distensions, pallor, anemia, irritability with no evidence of the blood loss। अच्छा, अब हमें पता कैसे चलेगा कि इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन जो है वो डैमेज हुए हैं। तो ये हमारे पास जो है वो एक से लेकर 3 दिन तक जो है ये नॉर्मल होगा, लेकिन इसके बाद जो है वो इन्फेंट को जो है वो अगर शोक हो या एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो उसको, या उसका कलर जो है बहुत ज़्यादा फेल हो चुका हो, या उसमें एनीमिया हो चुका हो, या इरिटेबिलिटी हो उसको, और कोई भी ब्लड लॉस जो है वो ना हो, हम उसे नहीं देख सकते, ब्लड लॉस को नहीं देख सकते या हो ही नहीं, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक साइन होगा हमारे पास कि इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन जो है वो डैमेज हो चुके हैं। एब्डोमेन इज रिजिड, bluish discolorations of all-line skin, CT scan में भी हेल्प इन डायग्नोसिस सब कैप्सूलर है हेमाटोमा। अच्छा, तो कहते हैं कि हमारे पास जो एब्डोमेन है वो सख्त होगा, वो रिजिड होगा, ब्लूई डिस्कलरेशन होगी इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से। इसके अलावा ये हम इन सब को मालूम करने के लिए कि इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन की इंजरीज हुई है या नहीं, तो इसके लिए हम CT स्कैन करवा सकते हैं जो हमें मदद देगा किस चीज़ में, सब कैप्सुलर हेमाटोमा जो है, ये सब कैपुलर हेमाटोमा जो है इसकी डायग्नोसिस में हमें मदद देने के लिए जो है ये क्या करेगा, ये हमें मदद देगा हमारे पास CT स्कैन। फिर आते हैं स्टूडेंट हमारे पास ट्रीटमेंट। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है, प्रोमोट करेक्शंस ऑफ कोगुलेशंस डिसऑर्डर्स। अच्छा, अब कोई भी कोगुलेशन डिसऑर्डर है तो उसको हमने उसकी ट्रीटमेंट करवानी है, लेप्रोट्रोमी विद एवैक्यूएशंस ऑफ द हेमाटोमा एंड रीअफेयर्स ऑफ एनी लेसरेशन। अच्छा, अब हमने जो है वो क्या करना है, हमने लेप्रोट्रोमी करनी है, यानी ओपन एब्डोमिनल प्रोसीजर जो हमारे पास होते हैं जिसमें एब्डोमेन को ओपन किया जाता है, तो उसको हमने ओपन करना है, जो हेमाटोमा है उसको जो है वो निकालना है, और जो कोई भी किसी टाइप का कोई भी किस्म की लेसरेशन हो, कट लगा हुआ हो, तो उसको हमने रिफेयर करना है, मतलब उसको हमने ठीक करना है। एनी प्रेगमेंटेड लिवर टिश्यूज शुड बी रिमूव्ड। अच्छा, लिवर टिश्यूज अगर लिवर को कोई भी नुकसान पहुंचाए तो इसके कोई भी टिश्यूज जो है वो ख़राब हो चुके हो तो उसको हमने रिमूव करना है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड द टेम्पोनेट्स ऑफ इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर्स माइट बी एडवोकेट थेरेपी इन सम पेशेंट। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवानी है। इंट्रा एब्डोमिनल इंजरीज की वजह से हमारे पास जो भी डैमेज हुआ हो तो उसके लिए हमने जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना है। और टेम्पोनार्ड्स का मतलब स्टूडेंट क्या है कि हमारे पास जो टेम्पोनार्ड्स ऑफ इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, तो ये हैंड प्रेशर्स जो हम एब्डोमेन पर अप्लाई करते हैं तो उसी की बात हो रही है। जब हम या तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर अप्लाई करते हैं हैंड की मदद से, या हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो इसकी वजह से भी जो है वो इन्फेंट जो है वो ठीक हो सकता है। फिर आते हैं हमारे पास रप्चर्स ऑफ स्प्लीन, यानी स्टूडेंट्स रप्चर ऑफ स्प्लीन मतलब जब स्प्लीन जो है वो हमारे पास रप्चर हो जाता है तो वो हमारे पास क्या होगा, लार्ज इन्फेंट्स इन ब्रीच पोजीशन। अच्छा, अब अगर इन्फेंट जो है वो उसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है और वो ब्रीच पोजीशन में है, या इसको जो है वो एरिथ्रोब्लास्टोसिस है या कंजेनिटल सिफिलिस है, तो इसकी वजह से हमारे पास जो स्प्लीन है वो रप्चर्स हो सकता है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस जो है स्टूडेंट आप लोग जानते होंगे। इसके अलावा कंजेनिटल सेफालिस, ये हमारे पास जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। एक कंजेनिटल सेफालिस होता है, एक हमारे पास एक्वायर्ड। तो एक्वायर्ड जो है वो मदर में होता है, और कंजेनिटल मीन जब मदर से सेफालिस जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है फीटस में या इन्फेंट में या न्यूबॉर्न में, तो हम उसे कहते हैं कंजेनिटल सेफालिस। फिर आते हैं अंडरलाइन क्लोटिंग डिफेक्ट्स, यानी क्लोटिंग फैक्टर्स में कोई भी डिफेक्ट आ जाए तो इसकी वजह से भी स्प्लीन जो है वो रप्चर हो सकता है। क्लिनिकल साइन ऑफ हीमोपेरिटोनियम्स एंड ब्लड लॉस। अच्छा, जब हमारे पास जो है वो
ब्लड लूज हो जाती है। और हीमोपेरिटोनियम मीन्स स्टूडेंट ये कहते हैं कि वो टाइम जब हमारे पास जो इंट्रा एब्डोमिनल हेमोरेज है वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, वो हमारे पास बढ़ जाता है। वो टाइम जहाँ पर हमारे पास वो टाइम जब इंट्रा एब्डोमिनल हेमोरेज है वो हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो जाती है, कन्फ्यूजन हो जाती है, तो ऐसे हम कहते हैं हीमोपेरिटोनियम से, और ब्लड लूज जो है वो हो जाती है। तो ये हमारे पास क्लिनिकल साइन होंगे इन चीज़ों के। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट मास एंड मीडियल डिस्प्लेसमेंट, हमारे पास जो अपर क्वाड्रेंट मास है वो हम लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट जो है वो वहाँ पर मास होगा हमारे पास, यानी कोई खून से बना हुआ एक टुकड़ा होगा या एनी टाइप ऑफ जो है वो एक चीज़ जो है वो जमा हो सकती है जिसे हम मास कहते हैं। तो हमारे पास कहाँ पर होगा, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में होगा। इसके अलावा मीडियल डिस्प्लेसमेंट यानी जो कार्डियक साइड है वहाँ पर जो है कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट जो है वो लाजमी होगी। मीडियल से डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द गैस्ट्रिक्स बबल्स, हमारे पास जो गैस्ट्रिक्स बबल्स हैं यानी जो स्टमक के में होते हैं हमारे पास, तो उसके जो कार्डियक साइड वाली डिस्प्लेसमेंट है वो वहाँ पर जो है वो यानी कार्डियक साइड को होगा वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो चुकी होगी। पैक्ड सेल्स एंड एक्सप्लोरेटरी लेप्रोट्रोमी, अच्छा कहते हैं कि पैक्ड सेल मतलब जो हमारे पास ये एक पैक्ड सेल जो है ये हेमाटोक्राइट टेस्ट है जिसमें हम आरबीसीज के परसेंटेज को देखते हैं, तो हम उसको देखेंगे। एंड एक्सप्लोरेटरी लेप्रोट्रोमी मतलब वो लेप्रोट्रोमी जो हम इन्वेस्टिगेशन के लिए करते हैं, तो ऐसे कहते हैं एक्सप्लोरेटरी लेप्रोट्रोमी। और जो पैक्ड सेल है ये हमारे पास स्टूडेंट ये एक हेमाटोक्राइट टेस्ट है जिसमें हम आरबीसीज के परसेंटेज को देखते हैं, और ये हमारे पास बेबी में जो है ये 45 to 65% जो है ये नॉर्मल होता है ये पैक्ड सेल्स। इसके अलावा अटेम्प्ट टू रिपेयर्स एंड प्रिजर्व द स्प्लीन, कि हम जो क्या करेंगे कि हमारे पास जो मेन मकसद होगा वो क्या होगा कि हम स्प्लीन को जो है वो प्रिजर्व करेंगे या हम उसको जो है वो रिपेयर करेंगे। इसके अलावा सब कैप्सुलर्स लिवर्स हेमोरेज, स्टूडेंट ये देखिए ये हमारे पास जो है वो सब कैप्सुलर्स लिवर हेमोरेज की पिक्चर्स हैं। इसके पास आता है हमारे पास RDS यानी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है ये हमारे पास स्टूडेंट क्या है, इज़ अ प्रॉब्लम ऑफन सीन इन प्रीमेच्योर बेबीज, द कंडीशन मेक इट हार्ड फॉर द बेबी टू ब्रीथ। अच्छा तो ये हमारे पास स्टूडेंट ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है ये किन बच्चों में होता है, तो ये हमारे पास जो प्रीमेच्योर यानी 36 वीक्स से पहले जितने भी बच्चे जो है वो हो जाते हैं, तो इसमें हमारे पास ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। क्यों? क्योंकि 36 वीक से पहले हमारे पास सरफेक्टेंट जो है वो नहीं बन चुका होता है। जब हमारे पास सरफेक्टेंट नहीं बन चुका होगा यानी वो अपना काम जो है वो सही तरीके से नहीं करेगा, तो जो है वो हमारे पास जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम है वो बच्चे में आएगी। काज बाय डेवलपमेंटल इनसफिशिएंसी ऑफ सरफेक्टेंट प्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चरल इमेच्योरिटी इन द लंग्स। वही बात है स्टूडेंट किस चीज़ की वजह से होता है कि हमारे पास सरफेक्टेंट प्रोडक्शन जो है वो सही तरीके से नहीं होगी, बहुत ज़्यादा कम होगी, और वो जो है वो बच्चे जो है वो इमेच्योर प्री मेच्योर जो वो पैदा होता है, तो इसकी वजह से हमारे पास जो सरफेक्टेंट की प्रोडक्शन है वो कम होगी। या इसके अलावा जो लंग्स का जो स्ट्रक्चर्स है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो चुका होगा, जिसकी वजह से उसमें इमेच्योरिटी आ जाती है, फिर वो लंग जो है वो अपना फंक्शन जो है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं करता है, जिसकी वजह से ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी जो है वो बच्चों में हो जाती है। फिर आता है रिस्क फैक्टर, तो रिस्क फैक्टर हमारे पास जो है वो फर्स्ट वन जो है वो क्या है, प्री मेच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट। वही बात है कि अगर बर्थ जो है वो उसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा कम हो, बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा कम हो, या वो प्री मेच्योर हो 36 वीक से पहले जो वो हो चुका हो, तो ये हमारे पास जो है वो रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा होगा कि इसको जो RDS है वो हो जाए। इसके अलावा हमारे पास जो है वो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी, ग्रेड 1 में हमारे पास जो है वो क्या होगी, रैपिड रेस्पिरेटरी रेट, जिसमें हमारे पास टिकिपनिया जो है वो 60 से भी ज़्यादा होगी, यानी 60 बीट पर मिनट से भी जो है वो हमारे पास ज़्यादा होगी। और इसके अलावा नेज़ल फ्लेयरिंग, वो बच्चा जो है वो नेज़ल फ्लेयरिंग करेगा और उसमें जो रेस्पिरेटरी रेट है वो ज़्यादा रैपिड होगी। ग्रेड 2 में हमारे पास क्या होगा, मॉडरेट डिस्ट्रेस, यानी उसमें ग्रेड 1 के सारे जो सिम्टम्स हैं वो होंगे, यानी रैपिड रेस्पिरेटरी रेट
होगा, टिकिपनिया जो है वो 60 से ज़्यादा होगा, इसके अलावा नेज़ल फ्लेयरिंग करेगा। और हमारे पास इसमें एक और चीज़ होगी कि जो इंटरकोस्टल और सबस्टर्नल एरिया है वहाँ पर रिट्रैक्शन होगी, यानी उसके ये रीजन जो है बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ जाएंगे और फिर वापस जो है वो ऊपर की तरफ आएंगे, रिट्रैक्शन होगी इसमें। तो ये ग्रेड 2 होगा हमारे पास। ग्रेड 3 में हमारे जो पास जो है वो क्या होगा, सीवियर डिस्ट्रेस होगा। उसमें ग्रेड 1 के सिम्टम्स भी आएंगे, यानी उसमें रैपिड रेस्पिरेटरी रेट भी होगा, नेज़ल फ्लेयरिंग भी होगा। ग्रेड 2 के भी आएंगे, यानी इंटरकोस्टल और सबस्टर्नल का जो रिट्रैक्शन है वो भी होगा। इसके अलावा एक्सपायरेटरी ग्रांटिंग, यानी ग्रांटिंग मतलब जो आवाज़ नहीं होती, शॉर्ट और डीप साउंड जो होती है जब बच्चा जो है वो एक्सपायरेशन करता है, तो उसी के दौरान जब हमारे पास जो है वो साउंड आती है बहुत ज़्यादा डीप होती है, तो उसे हम कहते हैं ग्रंटिंग। तो ये ग्रंटिंग भी ग्रेड 3 में होगा। फिर आते हैं हम ग्रेड 4 की तरफ। तो ग्रेड 4 में हमारे पास जो है वो ये क्या है, ये एडवांस डिस्ट्रेस है। इसमें ग्रेड 1 के सिम्टम्स भी होंगे, ग्रेड 2 के भी होंगे, ग्रेड 3 के भी होंगे। इसके अलावा सेंट्रल साइनोसिस और डिस्टर्ब्ड कॉन्शियसनेस। अच्छा, इसके जब ये ग्रेड 4 तक पहुंच जाएगा तो ये हमारे पास एक बहुत ही सीरियस मैटर जो है बन जाएगा, क्योंकि इसमें सेंट्रल साइनोसिस भी होती है, यानी जो माउथ है उसके इर्द गिर्द जो है वो फ्लूइड डिस्कलरेशन हो जाएगी। इसके अलावा कॉन्शियस लेवल भी जो है वो उसका ठीक नहीं होगा, वो उसका कॉन्शियस लेवल जो है वो हमारे पास क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। फिर आते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है वो हमारे पास, इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं हम कि प्राइमरी एब्सेंस डिफिशियंसी और अल्ट्रेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ सरफेक्टेंट जो है हमारे पास लो होगा, जिसकी वजह से एटिलेक्टेसिस जो है बहुत ज़्यादा होगा। लेक ऑफ गैस एक्सचेंज जो है वो हमारे पास जो होगा, लीड टू हाइपोक्सिया एंड एसिडोसिस विच फर्दर इनहिबिट सरफेक्टेंट्स प्रोडक्शन, काज पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रक्शन। अच्छा स्टूडेंट्स, तो पैथोफिजियोलॉजी ये कहते हैं कि ये आरडीएस का पैथोफिजियोलॉजी हमारे पास क्या होगा। तो क्या है कि हमारे पास जो प्राइमरी या तो वो सरफेक्टेंट एब्सेंट होगा, या उसमें कोई डिफिशियंसी आई होगी, या उसके प्रोडक्शन में जो है कोई ना कोई तब्दीली आ चुकी होगी, तो जिसकी वजह से हमारे पास जो सरफेक्टेंट की प्रोडक्शन है वो कम होगा। जब सरफेक्टेंट की प्रोडक्शन कम होगी तो एटिलेक्टेसिस यानी लंग की जो कोलेप्सिंग है ये वो बहुत ज़्यादा हमारे पास हो जाएगी। जब लंग की कोलेप्स हो जाएगी तो हमारे पास जो गैसियस एक्सचेंज है वो नहीं होगा सही तरीके से हमारे पास, जिसकी वजह से ब्रीथिंग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया होगा हमारे पास। और जब हाइपोक्सिया होगा हमारे पास एसिडोसिस होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है हमारे पास बढ़ चुका होगा लंग्स में, जिसकी वजह से फर्दर यानी इसके बाद और भी सरफेक्टेंट की प्रोडक्शन एसिडोसिस और हाइपोक्सिया की वजह से कम हो सकती है। और इसके बाद हमारे पास जो पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रक्शन है, यानी पल्मोनरी के जो ब्लड वेसल्स है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे, तो सही तरीके से काम करना जो है वो छोड़ देंगे, वो उसमें पल्मोनरी कंस्ट्रक्शन हो जाती है। तो ये हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी थी आरडीएस की। इसके अलावा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है कि साइनोसिस होगी, लाजमी सी बात है हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, फ्लूइड डिस्कलरेशन होगी, टिकिपनिया होगा, ब्रीथिंग जो है वो रैपिड होगी, हमारे पास नेजल फ्लेयरिंग होगा, रिट्रैक्टिंग हमारे पास जो है वो होगा, और लास्ट में जो है वो एपनिया यानी ब्रीथिंग हो, उसकी ब्रीथिंग जो है वो हो ही नहीं सकेगी। फिर आते हैं मैनेजमेंट की तरफ कि अगर आरडीएस है और उसके रिस्पेक्टर है और जो सरफेक्टेंट है वो कम है, टिलेक्टेसिस हो चुका है, पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रक्शन हो चुके हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो एक हमारे यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक जनरल है और दूसरे हमारे पास स्पेसिफिक है। तो जनरल में हम क्या देखेंगे, बेसिक सपोर्टिंग इंक्लूडिंग थर्मल्स रेगुलेशंस एंड पेरेंटल न्यूट्रिशन एंड मेडिकेशंस, जिसमें आते हैं हमारे पास एंटीबायोटिक, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, रिपरली हीटर्स एंड ह्यूमिडिफायर्स। अच्छा, तो जनरल में हम क्या कहेंगे कि थर्मल रेगुलेशन जो है वो उसकी करेंगे। इसके अलावा पेरेंटल जो न्यूट्रिशन है वो देंगे, बच्चे को जो है वो उसकी न्यूट्रिशन सही तरीके से मिलेगी तो अपॉर्चुनिटिक डिजीज़ जो है वो उस पर हमला नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा उसकी हेल्थ जो है वो मेंटेन रहेगी और कोई प्रॉब्लम इसके आरडीएस के अलावा उससे नहीं होगी। एंड मेडिकेशन हम उसे एंटीबायोटिक देंगे। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है वो हम उसको एडमिनिस्टर करेंगे क्योंकि उसके ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, उसकी रिस्पिरेशन प्रॉब्लम है, लेकिन हम वो उस ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करेंगे जो हीटेड होगा, हमारे पास जो ह्यूमिडिफाइड होगा, क्योंकि हमारे पास सरफेक्टेंट है जो है वो उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम है, वो डिफिशिएंट अमाउंट में उसकी में डिफिशियंसी आ चुकी है। तो सरफेक्टेंट का काम जो है वो ह्यूमिडिफाइड एयर को जो है वो प्रोवाइड करना है। तो सरफेक्टेंट नहीं होगा तो इस वजह से हमने और कॉम्प्लिकेशन से और प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने जो ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना है वो लाजमी है कि वो हीटेड हो और ह्यूमिडिफाइड हो। फिर आते हैं स्पेसिफिक की तरफ। तो स्पेसिफिक हमारे पास क्या है, सरफेक्टेंट रिप्लेसमेंट थेरेपी
थ्रू ईटी ट्यूब। अच्छा, जो हमारे पास जो ईटी ट्यूब है उसके ज़रिए, जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है उसके ज़रिए हमने जो है वो सर्फेक्टेंट की रिप्लेसमेंट करवानी है, यानी ताकि सर्फेक्टेंट की रिप्लेसमेंट इसलिए करवानी है क्योंकि वो जो है वो हमारे पास एक नॉर्मल लेवल पर जो है वो आ जाए। फिर आते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की तरफ। तो हमने क्या क्या करना है नर्सिंग मैनेजमेंट में, हमारे पास आता है एबीजीज। हमने एबीजीज को लेने के हमें पता चल सके कि एसिडोसिस है, अल्कोलोसिस है, कितने लेवल पर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, कितने लेवल पर ऑक्सीजन है। मोनीटर ऑक्सीजन सेचुरेशन, हमने उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन को भी देखने का आया है, अभी कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। सक्शनिंग हमने देखनी है। इसके अलावा हमारे पास जो है सपोर्ट फॉर फैमिली, हमने फैमिली को जो है वो सपोर्ट भी प्रोवाइड करनी है ताकि वो परेशान ना हो मज़ीद। एडुकेट फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, हमने जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड के जो मैनेजमेंट है या मेंटेनेंस है उसको भी मद्देनज़र रखना है, उसको भी हमने जांच पड़ताल उसकी करते रहने हैं। रिप्लेस सर्फेक्टेंट्स क्यूरोसर्फ, और हमने जब स्टूडेंट पढ़ा था ना कि हम सर्फेक्टेंट की रिप्लेसमेंट करेंगे तो वो किस चीज़ से करेंगे, क्यूरोसर्फ, ये हमारे पास सर्फेक्टेंट का रिप्लेसमेंट है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। पास ईटीटी इफ इंडिकेटेड, यानी जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है वो उसको हम पास करेंगे, अगर इंडिकेटेड हो तो ऑक्सीजन थेरेपी जो है वो हम उसे देंगे, वेंटिलेटर पर हम उसे रखेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो एयर सैक्स है वो प्रिवेंट करेंगे, किससे, जो कोलैप्सिंग है उससे हम जो है वो बच्चे को जो है वो प्रिवेंट करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, तो यहाँ तक का भी है। इसके बाद जो हमारे पास ट्रांसिएंट टिकिपनिया है TTN, तो हम वो पढ़ेंगे। तो